हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करेंगे कि क्या म्यूचुअल फ़ंड कैसे होते हैं, क्या हमें उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फ़ंड सही हैं, कैसे उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिक ये फर्स्ट वीडियो ऐसी होगी जो म्यूचुअल फ़ंड के इंट्रोडक्शन के रूप में ये काम करेगी कि म्यूचुअल फ़ंड कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं म्यूचुअल फ़ंड और इसको कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन रेट जो अपने भारत गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन रेट आप लोग जो भी जानते होंगे उनको मालूम होगा कि इन्फ्लेशन रेट कैसे डिसाइड होता है। तो भारत के जीडीपी के रूप में इन्फ्लेशन रेट डिसाइड होता है। इसके लिए जो चार मेजर जो सेक्टर होते हैं, चार मेजर सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि चार मेजर सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लोग यूज करते हैं। उसमें जो फर्स्ट जो सेक्टर है वो है हम लोग का सेविंग अकाउंट, जो हम लोग पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं। ये जबकि बहुत अच्छा सेविंग अकाउंट नहीं होता है सेविंग अकाउंट में पैसे रखने। जैसे आपके कुछ बेसिक एक पेमेंट है, पेमेंट आपकी सैलरी आ रही है, सैलरी आप उसको अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होता है, क्योंकि पैसा आपका आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा रह जाएगा, उसमें कोई बहुत खास उसमें ब्याज नहीं मिलता। जबकि आप लोगों को मालूम होगा कि सेविंग अकाउंट में समथिंग 2 to 3% या 2% से भी कम का ही ब्याज इस पर गवर्नमेंट ईयरली लगाती है। तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखना बहुत अच्छी बात तो कभी नहीं होती है। दूसरा जो मेजर सेक्टर होता है जिसमें हम लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो होता है एफडी। एफडी में क्या होता है कि एफडी में कई बैंक 6% से 7% या 5% तक का रिटर्न मिलता है। ये कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट से तो बेहतर है, लेकिन उतनी रिटर्न नहीं मिल पाता है कभी भी जितना अपने को एक ज़रूरत होती है, जितना चाहिए होता है। उसके बाद अपने लोग क्या करते हैं कि कोई लोग बहुत सारे लोग ऐसे जो गोल्ड में या ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक लो टू मॉडरेट एक इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। ये एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है, बेसिक इन्वेस्टमेंट है, बीच के इन्वेस्टमेंट है जो अच्छा है। लेकिन इस समय गोल्ड का रेट जो भी समथिंग 70,000 के आसपास का है, उसके कम ही है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने 6% इस पे वैट टैक्स को कम किया, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट 70,000 से कम आ गया, नहीं तो ये 75,000 के आसपास था। तो अभी ये कम हो गया है। ये किसकी वजह से कम हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है, 6% का वैट को कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये अभी कम होकर 70,000 रुपये के आसपास आ गया है। तो जिन लोगों ने गोल्ड में अगर जो 2012 में इन्वेस्ट किया होता, 2012 में, तब जाके उनको ये आज 2024 में 12 साल बाद एक अच्छा रिटर्न मिल रहा होता। लेकिन अभी इस समय 2024 में इन्वेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि फिर आपको आगे काफ़ी टाइम तक वेट करना होगा। गोल्ड इज़ गुड इन्वेस्टमेंट एनीवन, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो आप गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड आज अगर जो 70,000 रुपये पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2050 में आके ये 70,000 पे ही रहेगा। हो सकता है ये 2 लाख हो जाए, कौन जानता है। जैसे बढ़ते जा रहा है रेट, हो सकता है 2 लाख हो जाए। तो इसलिए गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इज गुड थिंग की इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो अभी इसके बाद जो चौथा मेन जो सेक्टर है जिस पे हम लोग को बात करना है, वो है हम लोग का म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड या बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और देखिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी स्टॉक में आप ऐसे तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं बिना उसके नॉलेज के। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। इससे बेहतर इसीलिए ये होता है कि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज स्टॉक में तो ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली श्योर कि आपको स्टॉक में ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन स्टॉक में नॉलेज न होने के कारण आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि आपकी जो एक सैलरी समथिंग मैं मान लेता हूँ कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये आ रही है, तो कोशिश ये किया करें कि आप लोग 5,000 रुपये अपने किसी न किसी म्यूचुअल फंड में ज़रूर आप इन्वेस्ट करके अभी से चलते रहें। ये पैसे वो पैसे होते हैं जो समय के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि जब ये इन्फ्लेशन रेट कम होगा, जब भारत की निफ्टी बढ़ेगी, जब जो सेंसेक्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके ये पैसे बढ़ते भी रहेंगे। तो आप 5,000 रुपये मंथली का ज़रूर एक म्यूचुअल फंड शुरू करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ये भी आपका बढ़ते रहेगा। जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, किसी इमरजेंसी फंड की ज़रूरत हो, कहीं इमरजेंसी के लिए आपको पैसे चाहिए होता है, तो आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड पॉलिसीज़ हैं जो आपको इंस्टेंट विड्रॉ देती हैं, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए आप एक म्यूचुअल फंड ज़रूर करके चल सकते हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉपर चीज़ें क्या होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के 4 चीज़ें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती हैं वो ये होती हैं। पहली कि जो इन्वेस्टमेंट आप कभी भी करें तो इसमें रिटर्न आपको एक्सपेक्ट क्या करें कि कितनी रिटर्न आपको मिलेगा। तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद रिटर्न के बाद आपके पास रिस्क कितना आप ले सकते हैं, रिस्क कितना ले सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है, आप कितने टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को कितनी रिटर्न आप लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सेविंग अकाउंट बैंक में आप अपने पैसे को रखते हैं, तो वहाँ पे तो बैंक आपको समथिंग 2% ही देती है, एफडी में समथिंग 6% देती है। तो इसमें रिस्क बिल्कुल ज़ीरो होता है। एफडी में भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। टाइम तो लगने होते हैं एफडी में भी, और इसमें भी कोई इसमें बहुत तो समस्या नहीं होती। लेकिन रिस्क म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न से ज़्यादा मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे 4 से 30% तक के रिटर्न्स देखने के लिए मिले हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे 30% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला हुआ है। तो इसलिए जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो टाइम तो किसी भी चीज़ में अगर जो इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे टाइम तो देना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक और इन्वेस्टिंग की चीज़ जो आती है वो हाउसिंग आती है। हाउसिंग मतलब प्लॉट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, फ्लैट्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी। मेनली ये जाने कि प्रॉपर्टी में अगर जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो हाउसिंग की इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आती है। इसमें आप लोग रिस्क बहुत कम होता है, लो टू मॉडरेट की रिस्क होती है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा रिस्क की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, लो टू मॉडरेट की रिस्क होती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या की बात ये आती है कि इसमें बिग मनी की ज़रूरत होती है, बड़े पैसे की ज़रूरत होती है। वन टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तब जाके आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के रेट्स तो किसी भी जगह के आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन समस्या यही आती है कि बड़ा अमाउंट चाहिए होता है वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए स्टॉक मार्केट में भी हम लोगों ने बात किया कि म्यूचुअल फंड में पहला जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो वो सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि ये रिस्की बहुत होता है। स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्क बहुत होता है। रिस्क के साथ जो दूसरी चीज़ है इसमें ये चाहिए होता है नॉलेज, और एक तीसरी चीज़ इसमें जो चाहिए होता है वो टाइम। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर जो आप करते हैं, सपोज अभी मैंने गोल्ड की बात करी तो 2012 का रेट बात किया, फिर 2024 में 12 साल का टाइम लगा कि नहीं लगा। वैसे म्यूचुअल फंड में भी टाइम की ज़रूरत होती है। वैसे प्रॉपर्टी अगर जो आप आज आपने लिया, कोई ज़रूरी नहीं कल वो 100% आपको रिटर्न दे, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ दिन होल्ड करने के बाद आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ तो बन ही सकता है। तो इसलिए आप हाउसिंग में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसमें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड। जो मेन हम लोग का जो टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या तरीके होते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करके चलें तो कैसे हम लोग को रिटर्न मिलेंगे। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होता है ये डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लें एसेट्स मैनेजमेंट कैसे होता है। कि देखिए किसी भी कंपनी के आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट के चार्जेस कोई भी कंपनी उसके तौर पे 1 से 2% का चार्जेस लेती है। जो भी एक टाइम पीरियड के बाद आपके अमाउंट्स में जितना इंक्रीमेंट होता है उसका उसने क्या किया कि 1 से 2% का उसने चार्ज लिया, जिसमें वो एक्सपर्ट के भी चार्जेस मैनेज कर रही है, आपके भी, और बाकी जो जितने अमाउंट्स लेफ्ट हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, वो आपको डिलीवर कर देगी, आपके अकाउंट में डाल देगी। अब इसमें जो टॉप कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए HDFC में आप लोगों को बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं कि HDFC एक अच्छा म्यूचुअल फंड ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद ICICI में आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद आप टाटा बिरला में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसमें बात करते हैं, क्योंकि HDFC ने पिछले
कई सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा है, आईसीआई भी बहुत सारा रिटर्न दे रखा है, टाटा बिरला भी बहुत सारा रिटर्न दे रखा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग बात अभी करेंगे नहीं करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर जो किसी को भी किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा, जिसके बारे में हम लोग किसी एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए, अब म्यूचुअल फंड में रिस्क तो होता है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि रिस्क कैसे डिपेंड करता है, रिस्क कितना कहाँ पे होता है और कैसे ये रिस्क डिपेंड करता है। तो हम लोग रिस्क के बारे में बात कर लें। तो रिस्क देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क तो होता है। तो रिस्क डिपेंड ऑन योर नॉलेज, कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपने उसके बारे में कितना स्टडी किया है, आपने उसके बारे में कितना नॉलेज लिया है। दूसरा रिस्क डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर, कि आप बहुत जल्दी अगर जो इन्वेस्ट करके निकाल लिए। अगर जो किसी भी म्यूचुअल फंड को आप, मेरा मानना है कि 20 से 30 ईयर्स अगर जो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देते हैं तो एक आपको गुड रिटर्न कहीं पर भी निकल के आएगा ज़रूर। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर जो 20 से 30 साल का आप एक टाइम दें, ड्यूरेशन दें, तो निकल के आएगा। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 4 to 30% का रिटर्न पिछले कई सालों में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी एक बेस्ट रिटर्न है। अगर इस बीच में कहीं पर भी सपोज मैं मानता हूँ 15% का रिटर्न आपको मिल गया तो वो एक बहुत अच्छा रिटर्न होगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें 0 to 100% का रिस्क होता है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि लार्ज कैप का आप लोगों ने नाम सुना होगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें रिस्क कम होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क इसलिए कम होता है कि जैसे जो भी बड़ी कंपनी है, कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, रिलायंस ले लिया मैंने। अगर जो रिलायंस में आप इन्वेस्ट करके चलते हैं तो इसमें ये हुआ कि आप यहाँ पे ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है, वहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने की इसमें उम्मीद कम रहेगी, जिससे कि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा, पहली बात तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको रिटर्न ज़रूर बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। रिलायंस में रिटर्न कम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो रिस्क रेशियो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, कि रिस्क इसमें बहुत कम है इसलिए रिटर्न कम मिलता है। अब देखिए, जो दूसरा आता है कि आपने सुना होगा मिड कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मिड कैप एक मॉडरेट रिस्क है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क ही नहीं है, लेकिन एक मॉडरेट रिस्क होता है। अब मिड कैप में क्या होता है कि मिड कैप में अगर जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी अगर जो वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाती है, सपोज एक पीरियड के बाद अगर जो लार्ज कैप में अगर जो कंपनी कन्वर्ट होती है तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगी वो कंपनी, और वो उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब जो तीसरा जो एक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी होती है, ये होती है स्मॉल कैप। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से जानिएगा, स्मॉल कैप क्या होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट का सबसे जो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है आपका स्मॉल कैप। अगर जो आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप में ही मिलते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी होती है। अगर जो विद इन अ टाइम या कुछ समय के बाद आफ्टर अ टाइम कंपनी ने काफ़ी अच्छा अगर जो ग्रो कर लिया तो उससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप रिटर्न्स अच्छे देते हैं, लेकिन रिस्क सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं इक्विटी स्टॉक क्या होते हैं, क्या इक्विटी स्टॉक्स में कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी स्टॉक्स वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है जैसे टॉप निफ्टी की टॉप किसी भी कंपनी में आप लेके इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से आप उसको इन्वेस्ट करते रहें, और वो अगर जो निफ्टी इंक्रीज़ करते रहता है और सेंसेक्स अगर जो इंक्रीज़ करता है तो उसमें आपका भी इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग जो बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। तो हम लोग सेक्टर म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लें। एमएफ लिख दिया मैंने म्यूचुअल फंड का। इसमें जैसे स्पेसिफिक एक मैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में बात करूँ। काफ़ी ऐड पे भी आपने देखा होगा, टीवी ऐड में भी बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड क्या होते हैं तो आप लोग उसके बारे में डिटेल्स में चेक करिएगा। लेकिन मैं आपको सेक्टर म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि जैसे एग्रीकल्चर एक स्पेसिफिक सेक्टर है, किसी भी फील्ड में एग्रीकल्चर एक स्पेसिफिक सेक्टर है। अगर एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्ट करते हैं
तो स्पेसिफिक अगर जो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तब जाके आपके म्यूचुअल फंड्स बढ़ेंगे। तो ये होता है स्पेसिफिक सेक्टर म्यूचुअल फंड कि अगर जो आप किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि वो सेक्टर बढ़ेगा तभी जाके आपका फंड आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। अब इसके बाद एक आता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड बोलते हैं इसको। इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करें? अब देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर मेरा मानना है कि अगर जो आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, तो आप लोग इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इससे ये आपको बेनिफिट होगा कि अगर जो निफ्टी ऊपर जाती है और टाइम पीरियड, जैसे निफ्टी बहुत दिन पहले कोरोना के टाइम में आप देख लें तो 10 से 12,000 के आसपास में था, आज निफ्टी कहाँ 25,000 के आसपास में चला गया। तो जिन लोगों ने यहाँ से रिटर्न किए, यहाँ इन्वेस्ट किया होगा इंडेक्स में, उनको यहाँ पे 100% का रिटर्न तो मिल ही रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसे निफ्टी में इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। इंडेक्स फंड में सेंसेक्स अगर जो बढ़ेगा तो इंडेक्स फंड भी बढ़ेंगे। तो ऐसे ये कुछ इंडेक्स फंड के बारे में हम लोगों ने बात किया, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ये फंड्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आप अगर जो किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपको किसी स्पेसिफिक फंड के बारे में जानना है। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे आप इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।